वेलकम बैक टू एपल इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपके लिए नीड और डेयर का पूरा फुल कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ। आखिर नीड और डेयर से एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं उन सब के बारे में बताऊंगा, और इसके साथ साथ नीड और डेयर का अगर कॉन्सेप्ट आपके पास है तो आप अपने स्पीकिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हो। उसको भी मैं करके दिखाऊंगा और आप भी करोगे। बस कॉपी कलम लेकर के तैयार हो जाओ, और जब भी मेरा वीडियो देखो तो कॉपी कलम अपने पास रखो, एक एक चीज़ को नोट करते जाओ। एक बैग आपके पास सारा कुछ नहीं आ सकता है। जो चीज़ें आसान होती है उसको आप बहुत आसानी से भूल जाते हो। तो याद रखना, यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट है और समझना है। नीड और डेयर दरअसल असल में है क्या? तो नीड और डेयर को सेमी मॉडल कहते हैं। ये सेमी मॉडल क्या होते हैं? सेमी मॉडल कहने का मतलब है ये वर्ब का भी काम करता है और ये मॉडल का भी काम करता है। ये जो दोनों वर्ड हैं इसमें दोनों खूबियां हैं। वर्ब का भी फीचर है और इसके साथ साथ इसमें मॉडल का भी फीचर है। ये दोनों कहाँ पे कैसे काम करते हैं इसको देखो। जैसे मान लो अगर ये नीड जो है, ये नीड और डेयर अगर एज मेन वर्ब काम करेंगे, मतलब ये हुआ कि अगर ये मेन वर्ब के रूप में काम करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका रोल क्या होगा, ये दिखेगा कैसा, इन सब को देख लो। अगर ये मेन वर्ब के रूप में काम करेंगे तो नीड और डेयर के बाद हमेशा इन्फिनिटिव आएगा। इन्फिनिटिव प्लस अदर वर्ड, इधर लगा देते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे कोई भी हो सकता है और नीड डेयर। अब यहाँ पे देख लेना है, एग्रीमेंट करा देना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसका सिंगुलर फॉर्म लगेगा, इसका भी सिंगुलर फॉर्म लगेगा, और यहाँ पे 2+V1 लगेगा ही लगेगा। तो मेन वर्ब का एग्जाम्पल समझ लो। जैसे हम कहते हैं कि आई नीड टू गो, यू नीड टू गो, यू नीड टू ईट, आपको खाने की आवश्यकता है, आपको अंग्रेजी बोलने की आवश्यकता है। यू नीड टू स्पीक इंग्लिश, आपको टहलने की आवश्यकता है। यू नीड टू वॉक। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। डेयर का मतलब होता है साहस करना, हिम्मत करना। आई डेयर टू गो आउट, मैं बाहर जाने की हिम्मत करता हूँ। आई डेयर टू गो आउट अलोन, मैं अकेले बाहर जाने की हिम्मत करता हूँ। यू डेयर टू कम बिफोर माई पेरेंट्स, तुम मेरे पेरेंट्स के सामने आने की हिम्मत करते हो। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, अपने स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमको ये समझना है कि आखिरकार एग्जाम में सवाल कैसे आता है नीड और डेयर से, हम कहाँ पे बचे, कहाँ पे गलती कर जाते हैं। तो आई नीड टू गो, यहाँ जो नीड है ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे लिखेंगे ही तो ये हो जाएगा ही डेयर्स टू कम, वह आने की साहस करता है, आने की हिम्मत करता है। तो देखो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है और यहाँ वर्ब का फॉर्म देखो सिंगुलर हो गया ना। मतलब ये हुआ कि वर्ब जो है उसका अलग अलग फॉर्म है, लेकिन मॉडल का अलग अलग फॉर्म नहीं होता है। तो वर्ब का देखो यहाँ पे अगर आई लिख दे तो यहाँ पे डेयर हो जाएगा। अब आई के साथ डेयर्स नहीं लिखोगे, आई डेयर्स टू गो नहीं होगा, आई डेयर टू गो होगा। तो देखो आई रहेगा तो डेयर होगा, ही रहेगा तो डेयर्स होगा, और इसके बाद इन्फिनिटिव। मतलब ये हुआ कि अगर वर्ब का फॉर्म बदल रहा है तो इसका मतलब ये मॉडल के रूप में काम नहीं कर रहे, क्योंकि अगर इनका फॉर्म बदल रहा है, नीड और डेयर का फॉर्म बदल रहा है तो ये वर्ब के रूप में काम कर रहे हैं, और अगर फॉर्म नहीं बदलेगा तब ये मॉडल के रूप में काम करेंगे। क्योंकि मॉडल का कॉन्सेप्ट जो है आप आसानी से समझ लो। मॉडल क्या होता है? मॉडल हम उस वर्ब को कहते हैं जो अपने रूप को सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अनुसार नहीं बदलते हैं। जैसे द वर्ब विच डज नॉट चेंज दियर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट का जो नंबर पर्सन है उसके अनुसार जो वर्ब अपने रूप को नहीं बदलेगा हम उसको मॉडल कहते हैं। जैसे में एग्जांपल देख लो, मैंने यहाँ पे लिखा कैन। अब कैन लिखा, कैन के बाद V1 कुछ भी है, तो कैन के लिए आप ही, सी, यू, दे, व्हाटएवर जो भी सब्जेक्ट तुम्हारे दिमाग में आता है आप उसको कैन के साथ लगा दो। बोलो किसी तरह का प्रॉब्लम, क्या कैन को बदलते हैं, कैन का रूप बदलता है? नहीं बदलता है ना, तो कैन एक मॉडल है। तो अगर नीड और डेयर जहां अपने फॉर्म को नहीं बदलेंगे, इसके बाद इन्फिनिटिव नहीं आएगा, तो समझना कि डेयर और नीड का इस्तेमाल जो है मॉडल के रूप में हो रहा है। उसको भी देख लो। जैसे यहाँ पे ये तो मेन वर्ब के रूप में काम कर रहे हैं, अगर ये मॉडल के रूप में काम करेंगे तो कैसे दिखेंगे? मॉडल के रूप में काम करेंगे तो कुछ इस प्रकार के दिखेंगे। जैसे यहाँ पे ही नीड नॉट गो देयर, ही नीड नॉट गो देयर।
जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि मॉडल के बाद इन्फिनेटिव नहीं आता है, मॉडल के बाद 2 + B1 कभी नहीं आएगा। अगर जहाँ भी मॉडल के बाद आपको 2 + B1 देखता है उस सेंटेंस को वहीं पे काट देना, वो सेंटेंस बिल्कुल गलत है, वो गलत अंग्रेजी है। हम कहते हैं क्या कि आई कैन टू राइट ए लेटर, नहीं, हम क्या कहते हैं आई कैन राइट ए लेटर, यू कैन स्पीक इंग्लिश। इस तरह से 2 + B1 का मॉडल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम इसका इस्तेमाल मॉडल के साथ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो यहाँ भी देखो ही नीड नॉट गो देयर, यहाँ पे जो नीड है दरअसल देखो इसका फॉर्म बदला क्या, ये सब्जेक्ट का नेचर सिंगुलर है लेकिन इसका नेचर यहाँ पे सिंगुलर हुआ क्या, नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे ये मॉडल के रूप में काम कर रहा है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखो इसके बाद जो है सिर्फ V1 है, 2 + B1 नहीं है, यहाँ पे सिंगल सिर्फ V1 का इस्तेमाल किया गया है। ही नीड नॉट गो देयर, ही डेयर नॉट गो देयर, अगर यहाँ पे 2 का इस्तेमाल करते तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। जैसे देख लो, मान लो यहाँ पे लिखते हैं कि ही डेयर्स नॉट गो देयर, क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब कैसे, देखो यहाँ पे वर्ब का 4th फॉर्म या मेन वर्ब के रूप में अगर काम करेगा तो मेन वर्ब के साथ आप नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हो, मतलब सेंटेंस निगेटिव होगा तो मेन वर्ब के साथ आप नोट नहीं लगाते हो, तो ये सेंटेंस यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा देखो, मान लो अगर आप ऐसे लिखते हो कि ही डेयर्स गो देयर, तो ही डेयर्स गो देयर लिखोगे तो डेयर्स यहाँ पे मेन वर्ब है और यहाँ पे सिर्फ गो है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि एक सेंटेंस में V5 V1 एक साथ तो नहीं हो सकते ना, बीच में 2 चाहिए, बीच में कोई प्रीपोजिशन चाहिए, यहाँ पे इन्फिनेटिव आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 + B1 के फॉर्म में रहेगा, तब जाकर के सेंटेंस सही होगा, और नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ये ही डेयर्स टू गो देयर, ये सेंटेंस सही होगा, अगर ही डेयर्स गो देयर कर दो तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। हाँ, अगर मॉडल के रूप में इस्तेमाल करोगे तो फिर कर सकते हो कि ही डेयर नॉट गो देयर, आप ऐसे बना सकते हो, इसको लिख सकते हो ही डेयर नॉट गो देयर। अब ये सेंटेंस जो है आपका सही हो गया क्योंकि यहाँ जो डेयर है ये मॉडल के रूप में काम कर रहा है, यहाँ पे सिंगुलर है तो क्या इसका फॉर्म सिंगुलर हुआ? नहीं। क्या इसके बाद इन्फिनेटिव आया? नहीं आया, तो देखो सेंटेंस ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नीड और डेयर ये बहुत थोड़ा सा जो है ना पेचीदा लगता है बट है नहीं। अब इस वीडियो में उम्मीद करते हैं कि ये जो पेचीदा, ये जो कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें हैं नीड और डेयर के बारे में शायद समाप्त हो गया होगा, और अगर कोई सवाल होता है नीड और डेयर से संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हो, आप पूछ सकते हो, आप अपना जवाब ले सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो नीड और डेयर में बस इतना ही है। एक नीड का और कॉन्सेप्ट है और वो ये है कि नीड के साथ आप डायरेक्ट नीड या नीड्स, आप इसके साथ डायरेक्ट नाउन या कोई अदर वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, ये मेन वर्ब के रूप में काम करेगा। इसके बाद जरूरी नहीं कि इन्फिनेटिव आए, इन्फिनेटिव तब आएगा, इन्फिनेटिव कहने का मतलब देखो नीड और नीड्स इसके बाद 2 + B1 आएगा। मान लो कि इसके बाद अगर वर्ब होगा तभी तो 2 आएगा, अगर नाउन होगा तो 2 नहीं आएगा। जैसे मुझे एक किताब की आवश्यकता है, आई नीड ए बुक, तुम्हें एक कार की आवश्यकता है, तुम्हें एक कार की ज़रूरत है, यू नीड ए कार, तो देखो इसमें 2 नहीं आएगा, डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो? नाउन लिख सकते हो और सेंटेंस बना सकते हो। स्पीकिंग भी इम्प्रूव होगा, राइटिंग भी इम्प्रूव होगा, और एग्ज़ाम में जो सवाल आएंगे वहाँ पे कैसे बचना है आप उसको भी कर लोगे। तो इसके बाद हम जो है आपको कुछ सवाल देने जा रहे हैं, उस सवाल को आपको सोल्व करना है कि कहाँ पे जो है कैसे करेक्ट फॉर्म लिखे वर्ब का नीड और डेयर से संबंधित सवाल। चलो ये देख लो, डेयर और नीड से संबंधित जो सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे वो सवाल और उसका जवाब आपके सामने। पहला सवाल है ही डज नॉट नीड देयर। अब इसमें से क्या होगा? गो, टू गो, गोस, नन, इसमें से होगा क्या? ये 4 विकल्प आपके सामने, ही डज नॉट। अब कैसे बनाएंगे? तो देखो यहाँ पे ही डज नॉट है। अब ये जो डज नॉट है इसका मतलब है कि किसी भी सेंटेंस में अगर डू, डज, डिड का इस्तेमाल हो गया तो उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है। अगर किसी में दुनिया का कोई भी सेंटेंस है, अगर उस सेंटेंस में डू, डज, डिड का इस्तेमाल हो गया तो आने वाला जो वर्ब होता है वो आजीवन एक ही वर्ब का फॉर्म है और वो V1 होता है, राइट। तो चलो यहाँ पे देख लो, ही डज नॉट नीड, उसके बाद यहाँ पे देयर है, मतलब ये हुआ कि अगर ये डज नॉट है तो ये नीड है,
और ये जो नीड है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब है कि नीड जो है वो मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो नीड अगर मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तो नीड के बाद हमेशा इन्फिनेटिव लगता है, राइट, लगता है ना, बताया ना इसके पहले। अगर नीड और डेयर मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तो नीड और डेयर के बाद आजीवन इन्फिनेटिव का ही प्रयोग करते हैं। तो ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू गो हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन खत्म। सेकंड सवाल देखो, दे नीड क्रिकेट। अब यहाँ पे नीड जो है वो काम किस रूप में कर रहा है, क्या ये मॉडल के रूप में कर रहा है, क्या ये वर्ब के रूप में कर रहा है। अगर ये मॉडल के रूप में करेगा तब तो इन्फिनेटिव नहीं लगाएंगे, और अगर ये मॉडल के रूप में ना करके वर्ब के रूप में काम किया तब आपको इन्फिनेटिव लगाना पड़ेगा। तो चलो देख लो, दे नीड, यहाँ पे क्रिकेट, तो यहाँ जो नीड है ये देख लो सब्जेक्ट का नेचर प्लूरल है और यहाँ वर्ब का नेचर भी प्लूरल है। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये जो नीड है वो वर्ब के रूप में काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा, टू प्ले क्रिकेट हो गया। दे नीड टू प्ले क्रिकेट, उन लोगों को क्रिकेट खेलने की जरूरत है, आवश्यकता है। नंबर थर्ड, यू नीड नॉट इंग्लिश। अब यहाँ पे क्या होगा, तो जैसे देखो यहाँ पे दरअसल नीड जो है क्या ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है या फिर मॉडल के रूप में काम कर रहा है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहे हैं, आराम से देखना। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कैन, कैन के पहले कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कैन के बाद अगर सेंटेंस को निगेटिव करना होगा तो एक नोट और जोड़ते हो, जिसको कैनोट आप साथ में भी कह सकते हो, कैनोट, या फिर कांट कह सकते हो। तो इसके बाद आप V1 प्लस अदर वर्ड लिखते हो, राइट, कोई समस्या तो नहीं ना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस फॉर्म में भी मॉडल हो सकता है। तो यहाँ देखो नीड नॉट, यहाँ जो नीड नॉट है, यहाँ जो नीड नॉट है ये V1 के साथ नीड नॉट, V1 के साथ तो नोट नहीं लगा हुआ है, मतलब ये मॉडल के रूप में काम कर रहा है। तो ये मॉडल के रूप में काम कर रहा है तो इसके बाद इन्फिनेटिव का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके बाद इन्फिनेटिव का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यू नीड नॉट स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, यू नीड नॉट स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अब नंबर थर्ड में देखो, ही नॉट कम हियर। अब इसमें क्या होगा, ही नॉट कम हियर, यहाँ पे क्या डेयर होगा, टू डेयर होगा, डेयर नॉट होगा या फिर नन होगा। यहाँ पे क्या होगा, तो हम आपको क्या बताएं कि डेयर और नीड, इसके बाद इन्फिनेटिव आएगा तब जब ये मेन वर्ब के रूप में काम करेंगे तब। तो यहाँ देखो कि यहाँ पे क्या है, कम, और ये जो कम V1 है ये क्या ये इन्फिनेटिव के रूप में है, क्या ये टू के साथ आया, टू के साथ नहीं आया। तो टू के साथ नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि ये जो है मॉडल के रूप में काम करेगा। अब अगर मॉडल के रूप में काम करेगा तो देख लो, मॉडल के रूप में काम करेगा तो यहाँ पे टू डेयर, डेयर नोट और डेयर, मॉडल के रूप में काम करेगा तो यहाँ पे ही के साथ डेयर, ये तो लगेगा ही नहीं भाई, इसको तो आप पहले ही काट दो। ही डेयर नोट, अच्छा यहाँ भी डेयर नोट है और यहाँ भी नन है, ओह गॉड, हो सकता है ये दोनों एक ही, दरअसल एक ही हो गया। यहाँ पे नोट पहले से लगा हुआ है, इस नोट को काट देते हैं, इस नोट को काट देते हैं। अब सेंटेंस जो है, अब विकल्प ठीक हो गया। यहाँ डेयर नहीं होगा, ही डेयर कम हियर, यहाँ पे टू डेयर मॉडल के रूप में काम नहीं कर रहा है, ये भी नहीं होगा, इन्फिनेटिव इसके पहले कैसे हो जाएगा। और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे देखो डेयर नोट है, तो ही डेयर नोट कम हियर। तो ये जो डेयर नोट है यहाँ पे ये सटीक हो जाएगा, ही डेयर नोट कम हियर। यहाँ पे डेयर नोट क्यों हो रहा है, इसको समझ में आ गया ना। ये कम जो है दरअसल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये बिना टू के है, इन्फिनेटिव फॉर्म में नहीं है। मतलब डेयर जो है यहाँ पे मॉडल के रूप में काम करेगा, तो देखो यहाँ पे डेयर नॉट, ये मॉडल के रूप में काम करेगा, बाकी सारे ऑप्शन खत्म हो गए। ही डेयर कम ऐसे तो लिख नहीं सकते हो, नहीं लिख सकते हैं का कारण देखो ये है आपका प्लूरल, ये है सिंगुलर, गलत हो गया यहीं पे। दूसरा देखो लास्ट, चौथा जो सवाल है इसमें है कि रेखा डज नॉट गो देयर। अब इसमें क्या होगा भाई, डेयर होगा, डेयर टू होगा, डेयर्स होगा, नन होगा, क्या होगा। तो चलो देख लो, यहाँ पे डज नोट है। अब एक बार फिर से याद दिलाते हैं कि अगर डज नोट या फिर डू नोट या डिड नोट अगर किसी भी सेंटेंस में दिखते हैं तो उसके बाद हमेशा आजीवन V1 होगा। तो यहाँ पे देख लो V1 कहाँ पे है, ये V1 रहा, ये V1, यहाँ पे डेयर टू और यहाँ पे डेयर्स और यहाँ पे नन। अब यहाँ पे डेयर के साथ ये देखना है कि अगर ये मेन वर्ब के रूप में काम करेगा, यहाँ पे गो है। अगर ये मेन वर्ब के रूप में अगर सिर्फ डेयर को लिखते हैं, डेयर को यहाँ पे अगर यहाँ पे डेयर सिर्फ मेन वर्ब के रूप में लिखते हैं तो यहाँ देखो एक और वर्ब है,
तो यहाँ भी V1 यहाँ भी V1, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका अगर ये मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तो डेयर टू वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा, मतलब ये जो ऑप्शन है ये आपका सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेयर टू हो जाएगा, राइट, क्योंकि मेन वर्ब के रूप में काम करेगा, इन्फिनेटिव अपने साथ लेगा ही लेगा, तो डेयर टू हो जाएगा। कोई समस्या? अगर कोई समस्या होगा इस वीडियो में डेयर और नीड से संबंधित कुछ भी, तो आप कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को शेयर करो, उन बच्चों तक पहुंचाओ जिसको आवश्यकता है। बाकी थैंक यू सो मच।